प्रशांत किशोर तो बिहार में फेल हो गए, लेकिन उधर आप ओवैसी को देखिए। ओवैसी ने बिहार में गजब धमाका किया। आगे क्या खेल करने वाले हैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ओवैसी ने बिहार में शानदार प्रदर्शन किया। ओवैसी को बिहार में सारे नेता खारिज कर रहे थे, लेकिन ओवैसी ने बिहार की 5 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार में धमाका करने के बाद ओवैसी ने अब असम पर फोकस कर दिया है। खबर है कि ओवैसी की पार्टी असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। असम की AIUDF ने ओवैसी से गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF का मुस्लिम सीटों पर प्रभाव है, यानी बिहार में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद ओवैसी की डिमांड बढ़ गई है। असम के बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता गठबंधन का प्रस्ताव दे रहे हैं और यह कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। असम में ओवैसी क्यों बड़ा फैक्टर हो सकते हैं वो भी आपको बताता हूं। असम में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक, जनगणना के मुताबिक करीब 35% आबादी मुस्लिम है। असम की कुल 126 सीटों में से 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी हिंदुओं से भी ज्यादा है। 2021 के AIUDF और कांग्रेस के गठबंधन ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस AIUDF वाले गठबंधन को असम में कुल 81% मुसलमानों का वोट मिला। उसके बाद भी गठबंधन को 126 में 50 सीटें ही मिल पाई। अगर इस बार ओवैसी की पार्टी असम में चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि 2021 में 95 सीट पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और मात्र 29 जीत पाई थी, जबकि 2021 में AIUDF ने 20 सीट पर चुनाव लड़ा था और 16 सीट जीती थी। इसी वजह से AIUDF इस बार ओवैसी की पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दे रही है। यानी अगर ओवैसी उतर गए असम चुनाव में तो राहुल गांधी के हार की सेंचुरी के लिए एक और रन बन जाएगा, लेकिन वो तो आगे की बात है। देखिए क्या होता है। राहुल गांधी के लिए ओवैसी खतरा है, ओवैसी के लिए अखिलेश के लिए है, ममता के लिए बंगाल में है, ये तो वक्त तय करेगा। देखिए आज 2 नामों की बड़ी चर्चा हो रही है। एक है प्रशांत किशोर, दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोनों पर बी टीम होने का आरोप लगता है। प्रशांत किशोर के चुनाव में फेल होने और उधर ओवैसी जो खेल कर रहे हैं उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊं, क्योंकि जब से बिहार के नतीजे आए तब से प्रशांत किशोर तो कहीं निकल नहीं रहे थे। लोग प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे थे कि भाई साहब हैं कहां। आज 5 दिन बाद जब वो सामने आए तो जवाब देते नहीं बन रहा था उनसे, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि अगर बिहार में नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने इस तरह की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, फेंक दिए लंबा लंबा। उनके बारे में कहा गया वो तो चुनावों के चाणक्य हैं। कहा जाता कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवा चुके हैं। जो अपना चुनाव लड़ नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे, उन्होंने तमगा खुद ले लिया है कि मैं नरेंद्र मोदी को इन्होंने चुनाव जितवाया। ममता बनर्जी को चुनाव जितवा चुके हैं। बिहार में तो गर्दा ही उड़ा देंगे पब्लिक सोच रही थी, लेकिन बिहार ने ऐसा पटका पीके की पॉलिटिक्स को, ऐसा झटका कि गर्दा मोदी नीतीश ने उड़ा दिया और खिल्ली उड़ रही है प्रशांत किशोर जैसों। आज आपको बताऊंगा कि राजनीति छोड़ने की कसम खाने वाले प्रशांत किशोर जब 5 दिन बाद सामने आए तो ऐसा क्या कहा कि उनकी और बेइज्जती हो रही है। पीके जो चुनावी पैंतरे चलाकर भी फ्लॉप हो गए, उन्हीं चुनावी पैंतरों के बिना ओवैसी ने कैसे धमाके किए। बिहार में जबरदस्त कामयाबी के बाद ओवैसी अब कहां कहां मॉल बना रहे हैं और किस किस को डैमेज करेंगे, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लें। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। बिहार चुनाव के बाद कोई नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है, कोई नीतीश कुमार की बात कर रहा है, कोई तेजस्वी यादव की बात कर रहा है, कोई राहुल गांधी की बात कर रहा है, लेकिन इसके बीच लोग प्रशांत किशोर को भूले नहीं हैं। लोग प्रशांत किशोर को खोज रहे थे, क्योंकि ये प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने बिहार चुनाव पर बड़े बड़े दावे ठोक दिए थे। कहा था कि नीतीश कुमार को 25 सीट भी नहीं आएगी, अगर नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर ने यह बात एक बार नहीं कई बार कही। ये बात लोगों के दिमाग में फिट हो गई, इसलिए जब बिहार का रिजल्ट आया तो लोग पूछने लगे कि अरे भाई साहब वो कहाँ है वो प्रशांत किशोर, 25 सीट से ज्यादा जेडीयू को आने पर रिटायर होने वाले थे, बहुत दिन तो ये दिखे नहीं। अब जब प्रशांत किशोर सामने आए तो कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दें, वो तो किसी पद पे है ही नहीं, क्या करना है उनको। सुनिए जरा प्रशांत किशोर संन्यास के सवाल पर अब क्या जवाब दे रहे हैं। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लें। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं
ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। कह रहे हैं कि राजनीति करते ही नहीं है, तो पार्टी किस लिए बनाए थे? कौन बात का पार्टी बनाए थे? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वोट किस बात का मांग रहे थे जब पॉलिटिक्स नहीं करते? आप देखिए कि 14 नवंबर को रिजल्ट आया और उसके बाद से पीके गायब हो गए। अब कह रहे हैं कि मैं कौन से पद पे था जो इस्तीफा दे दूं। अरे उसी पद से इस्तीफा दीजिए जिसका दावा ठोके थे कि 25 से ज्यादा सीट नीतीश कुमार को आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तब बोलते वक्त नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस पद को छोड़ूंगा जब मेरे पास कुछ आइए नहीं है। अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने संन्यास लेने वाली बात पर कहा कि अपनी बात पर कायम हूं मैं। नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदा है। अगर नीतीश कुमार अगले 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दे देते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गजब यूटर्न मारे हैं बॉस कि पहले 25 से ज्यादा सीट आ गई तो वो संन्यास लूंगा, फिर कहेंगे ना 2-2 लाख दीजिए तब लूंगा संन्यास। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई कहेंगे कि ये करिएगा तो वो तब संन्यास लूंगा। प्रशांत किशोर जब 25 सीटों की भविष्यवाणी कर रहे थे तब तक तो बिहार में 10,000 रुपए वाली स्कीम लागू हो चुकी थी। तब इनको नहीं समझ में आ रहा था कि 10-10 हजार रुपए में वोट बिक रहा है। और अब चुनाव हार गए तो बिहार के वोटर को बिका हुआ बता रहे हैं कि 10,000 रुपया में बिहार का वोटर बिक गया इसलिए हमको वोट नहीं दिया। ये तो बिहार का वोटर को पूछना चाहिए इनसे। अपनी बात पर प्रशांत किशोर फंस रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिहार में पैसा बांटकर वोट खरीदा गया। बिहार के वोटर का अपमान कर रहे हैं भाई। सुनिए क्या बोल रहे हैं। कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने उनकी सरकार में ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2-2 लाख रुपया जो है वो सबके अकाउंट में डाल दीजिए। क्यों डाल दीजिए जब ऑलरेडी क्लियर है कि 10-10 हजार रुपया दिया गया है कि भाई आप अपना कुछ रोजगार शुरू कीजिए, उसमें जो अच्छा करेगा उसको 2-2 लाख रुपया से और मदद की जाएगी। तो सबके अकाउंट में 2 लाख रुपया क्यों देंगे? सीधा बोलिए ना भाई हमको नहीं रिटायर होने का मन है, तो हम झूठे कोई भी ऐसा क्लॉज लगा देंगे कि आप करिए नहीं पाइएगा। और अब कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा। अभी कह रहे थे कि मैं तो पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूं, संन्यास किस चीज से लूं? तो पहले मन बनाइए कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संन्यास लेंगे तो काहे से लेंगे? क्योंकि फिर मान लीजिए वो हो जाएगा तो कहेंगे कि मेरे पास तो कोई पद ही नहीं है, मैं इस्तीफा किस चीज से दूं? हवाई बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं। सोच रहे थे कि मैं बोल दिया हो जाएगा, जैसे बंगाल में एक बार इन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 नहीं क्रॉस करेगी, 77 आई तो लोगों को लगा कि अरे बाप रे, जो बोले वही हो गया। उल्टा इनका दाव उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ा आगे बताऊंगा। प्रशांत किशोर अब 10,000 रुपए की स्कीम का बहाना बना रहे हैं, लेकिन माहौल तो इन्हें पहले ही पता था, शायद इसलिए वो खुद चुनाव ही नहीं लड़े। कहा था कि खुद चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कौन करेगा। जब ऐसा प्रचार किए कि एक को सीट नहीं आई तो इससे अच्छा खुदे लड़ लेते। पार्टी का क्या हाल हुआ आप इनके देखिए। जन सुराज पार्टी का हाल क्या है। पीके की पार्टी, इनका हाल क्या हुआ जन सुराज का इस चुनाव में। चुनाव लड़े 238 सीट पे, 238 सीट पर, ठीक है। इनकी जमानत जब्त हो गई, 236 सीट पे बॉस, 236 पे जमानत जब्त हो गया। कहे कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि बाकी जगह प्रचार कौन करेगा। अरे नहीं करते अच्छा है, आप तो जन सुराज के राहुल गांधी साबित हो गए। नोटा से कम वोट कितनी सीट पे मिले इनकी पार्टी को? 61 सीट पर। नोटा से भी कम वोट मिला है। और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर कितनी सीट पर रहे? 122 सीट पर ये तीसरे या चौथे नंबर पर है। प्रशांत किशोर पहले तो बातें ऐसी कर रहे थे जैसे चुनाव में को उनसे अच्छा कोई समझता नहीं, बिहार को उनसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। लेकिन ब्लंडर तो खुद कर दिए जब उन्होंने ये चैलेंज दिया कि भाई नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी वरना मैं संन्यास ले लूंगा।
तो उन्होंने नीतीश कुमार का कार्डर, उनका वोटर दोनों मोबिलाइज कर दिया। कार्डर वोटर बाहर आ गया कि अरे मेरे नेता को लग रहा है सीट नहीं आ रही है, और भर भर के निकला वोट देने के लिए, तो उन्होंने और अपना नुकसान कर लिया। यही इनकी राजनीतिक समझ है। अब नतीजों के बाद प्रशांत किशोर मानने की गलती हो गई। सुनिए प्रशांत किशोर को। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है। प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी मार्केटिंग शानदार इलेक्शन मैनेजर के तौर पर की। पीके ने कई पार्टियों के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें सफलता भी मिली। लेकिन पीके ये भूल गए कि जिन नेताओं को अपनी रणनीति की मदद से जितवाया उन्होंने दावा किया, वो सारे नेता पहले से स्थापित थे। पीके होते ना होते वो नेता चुनाव जरूर जीतते। मतलब अगर आप कायदे से देखिए तो प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि वो जीत रहे आदमी को यकीन दिला देते हैं कि मेरे गाड़ी पर नहीं बैठे तो हार जाओगे, मेरे से मदद नहीं लिए तो हार जाओगे। ये उनका टैलेंट है सबसे बड़ा। आप देखिए प्रशांत किशोर ने 2012 में गुजरात में बीजेपी के लिए रणनीति बनाई। गुजरात में नरेंद्र मोदी पहले से मुख्यमंत्री थे, गुजरात मॉडल का डंका देश में बज रहा था, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया जैसे मोदी को उन्होंने जिताया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीति बनाई। उससे उस समय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पे थी। यूपीए को लेकर भयंकर नाराजगी थी। लोग नरेंद्र मोदी को विकल्प देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने न किया होता तो नरेंद्र मोदी ना जीतते। भाई उसके बाद तो आप नहीं किए, तो मोदी 2014 के बाद भी पीएम बन न गए 19 में 24 में। लेकिन अब माहौल ऐसा है कि जैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी को जिता दिया। फिर 2015 में बिहार में महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई। नीतीश कुमार भी पहले से मुख्यमंत्री थे। जब उसके 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो 2015 में क्या ही रही होगी। तो उस वक्त भी माहौल ऐसा बना है जैसे नीतीश कुमार को यही जिता दिए। दूसरा, बिहार की पब्लिक इनसे पूछे कि जब 2015 में नीतीश कुमार का काम इनको ठीक लग रहा था तो 25 में क्यों कह रहे हैं कि खराब काम किए हैं। और ये तो 2018 में मेरे ख्याल से उसी के आसपास जेडीयू में चले गए थे। तो नीतीश कुमार इतना खराब काम कर रहे थे तो 2 साल 1.5 साल उनके पार्टी में उपाध्यक्ष बन के क्या कर रहे थे। 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जाने माने नेता थे। उस वक्त अमरिंदर सिंह के लिए गजब का माहौल था। 2020 में दिल्ली में केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई। केजरीवाल भी पहले से मुख्यमंत्री थे। उस वक्त बीजेपी और कमजोर थी, कोई केजरीवाल से टक्कर लेने वाला नहीं था। तब तक शीश महल का कांड भी नहीं हुआ था। 2021 में तमिलनाडु में स्टालिन के लिए रणनीति बनाई। स्टालिन पूर्व सीएम करुणानिधि के बेटे हैं, स्थापित नेता हैं। 2021 में ही पीके ने बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया। ममता बनर्जी को वहां कोई जो है हिला नहीं पा रहा इतने साल से, लेकिन माहौल ऐसा बनाया कि जैसे यही ममता बनर्जी को जिता दी। ये नहीं बताया कि इनके रणनीतिकार रहते हुए बीजेपी की सीट 3 से 77 हो गई। यानी जीत रहे नेता के लिए चुनाव मैनेजमेंट करके उसे जिता देना, यह प्रशांत किशोर की खासियत है। लेकिन इसमें भी पावर लगता है कि जो जीत रहा है उसको कन्विंस करना कि हार जाओगे। टैलेंट है बॉस। अगर हारे हुए नेता को पीके जिताते तो कहा जाता कि उन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया है। यही वजह है कि जब खुद चुनाव लड़े तो सारा इलेक्शन मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया। और जब भाई कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े चुनाव का मैनेजमेंट देखने वाले हैं, 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कैंपेन छुए थे।